सो गाइस हम शॉर्ट नोट कर रहे थे। अब शॉर्ट नोट में मैंने आपको जो लिस्ट लिखवाई है उस पर सबसे पहली वीडियो डाली है मैंने 24 है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं AEC से इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए। तो अभी थर्ड है स्पीच और राइटिंग के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखो स्पीच क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, एवरीबडी कैन एक्वायर इट, राइट। राइटिंग, वेयर एज राइटिंग इज नॉट एवरीवन लर्न्स टू रीड एंड राइट. Speech, spoken language, has a dialect variation that represent a region, whereas a written language is more restricted and generally follows a standardized form of grammar, structure, organization and vocabulary. मैं जल्दी से आपको एक ओवरव्यू दिलवा देती हूँ, माइंड में बैठा लीजिए। ये आपका प्रॉपर आंसर है जो आपको लिखना है। अब जो स्पीकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं वॉइस को, जैसे कि अपने पिच को यूज़ करेंगे, अपने रिदम को यूज़ करेंगे, स्ट्रेस को यूज़ करेंगे और अपनी बॉडीज़ के एक्शंस को यूज़ करेंगे ताकि वो अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें। वेरी सिंपल। और जो राइटर्स होते हैं वो अपने वर्ड्स पे रिलाई करते हैं, अपने वर्ड्स पे जो पेपर पे वर्ड्स लिखते हैं अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए। स्पीकर्स पॉज देते हैं, इनोटेशन देते हैं और राइटर्स पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं। स्पीकर्स प्रोनाउंस करते हैं, राइटर्स स्पेल करते हैं। Speaking is often spontaneous and unplanned, while writing is planned and can be changed through editing and revision before an audience read. Right? Okay. Wait. Speakers have immediate audience who nod, interrupt, question and comment, while writers have delayed response from audiences or none at all and have only one opportunity to convey their message, be it interesting, informative, accurate and hold their readers' attention. Speech is usually informal and repetitive, while writing on the other hand, ठीक है, is फॉर्मल होती है और रिपीट नहीं कर सकते। Speakers use simpler sentences, connecting by lots of ands and buts, while writers use complex sentences and connecting words like however, who, although, and in addition like this. Speakers draw on their listeners' reaction to know how or whether to continue, while writers are often solitary in the process. उन्हें नहीं पूछना पड़ता कि मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। Speakers can gauge the attitudes, right, beliefs, feelings of the audience by their verbal or non-verbal reactions. So writer must consider what and how much their audience needs to do to know about a given topic. Okay guys, so ये है हमारा स्पीच और राइटिंग के बीच का डिफरेंस। अभी चौथा मैंने बोला था फ्लो चार्ट लिखवाने के लिए, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो इस नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ, उस पर बोला था मैंने फ्लो चार्ट लिखना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो देखो कैसे उसका प्रोसेस है, आंसर कैसे लिखना है। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को कौन स्टार्ट करता है, सेंडर स्टार्ट करता है, एनकोडर स्टार्ट करता है, राइट और रॉन्ग, राइट। तो अब ये जो सेंडर है जो मैसेज भेज रहा है, मैसेज को सबसे पहले क्या करेगा, एनकोड करेगा। उसके बाद रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा, फिर उस मैसेज को डिकोड करेगा, फिर दोबारा से उस मैसेज पे फीडबैक भेजा जाएगा वापस किसको, सेंडर को। तो ये जो है इन पर्टिकुलरली एनकोडिंग द मैसेज, ये पर्टिकुलरली चैनल हो जाता है कम्युनिकेशन का, राइट। कम्युनिकेशन में हमारे दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, कौन कौन से, एक तो सेंडर भैया, एक है हमारे रिसीवर भैया। अब जो सेंडर जी हैं, सेंडर जी आइडिया जो है, एक सेंडर के पास आइडिया होता है, एक डिज़ायर होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के बेसिक हैं चीज़ें, तो आपको पता है ना कि सेंडर के पास एक आइडिया होता है, एक डिज़ायर होता है किस चीज़ का, कम्युनिकेट करने का लिसनर के साथ, और वो एनकोड करता है मैसेज को एक लैंग्वेज में, चाहे वो जेस्चर हो, पैरा लैंग्वेज हो या वट एवर, राइट।
समझ रहे हो ना गाइस? तो एक पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कम्युनिकेशन का। तो दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एक भाई सेंडर है, कोई अपने आप से तो ऐसे नहीं होता ना, जनरली फ्लो चार्ट नहीं बन पाता कम्युनिकेशन का। तो जेस्चर दोगे, सेंड करोगे मैसेज को यूजिंग अ पर्टिकुलर मीडियम और चैनल। और अगर आपने अपने आप से बात करते हुए, अगर आपने जैसे सोच रहे हो कि टीवी सीरियल्स में तो दिखाते हैं कि अपने आप से बंदा बात कर रहा है ना, वो सामने आपको ऐसे दिखाते हैं, अच्छा वो सोचते हो, तो उसमें भी दो पर्सन्स दिखाते हैं सेम स्ट्रगल के, राइट? एक बंदा कुछ और बोल रहा है तो दूसरा कुछ और बोल रहा है। सो सेंडर और रिसीवर का हिसाब तो है ना। रिसीवर क्या कर रहा है, मैसेज को डिकोड कर रहा है और बता रहा है, कॉम्प्रिहेंड कर रहा है कि जो एनकोडर है वो ये कहना चाहता है या ये कहना चाहती है, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। ओके, देखो आगे इसी क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है आपने कि if the encoder and decoder share the same basis of encoding and decoding the sounds and symbols, then the communication succeed. Therefore, it can be said that a communication becomes successful and effective only when the communication environment facilitates rather than hampering communication. Both sender and receiver are interested in communication. इंटरेस्ट तो हो, बात कर रहे हैं। फिर that the sender has chosen an appropriate channel for communicating the message. And lastly कि जो एनकोडर है वो मैसेज को एनकोड करता है, डिकोडर मैसेज को डिकोड करता है। तो जो वर्ड्स हैं और जो जेस्चर्स यूज हुए हैं वो अंडरस्टूड हो, ठीक है? वो अंडरस्टूड हो, राइट? समझ रहे हो? मतलब सपोज कि कोई कहना चाहता है कि उसका हेडेक हो रहा है, लेट्स से, किसी का हो ना, बट लेट्स से, तो वो अपने हेड पे हाथ रख के सामने बोलेगा, है ना? अपने कोई स्टमक पे हैंड रख के तो बोलेगा नहीं कि ओए होए मेरा हेडेक हो रहा है। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो रिसीवर का जो जेस्चर है और जो सेंडर का जो जेस्चर है वो होना चाहिए उस अकॉर्डिंग, राइट? सो सेंडर रिसीव्स द sends the feedback back to the sender. Okay. नेक्स्ट मैंने जो आपको शॉर्ट नोट में बताया था इम्पोर्टेंट 5वां टॉपिक फीडबैक का, तो इसमें मैंने आंसर प्रिपेयर किया। लेट्स सी कैसे लिखना है डिस्कस करते हैं। फीडबैक लिखने के लिए आता है ये। फीडबैक जो है वो रिसीवर का एक बेसिक रिस्पॉन्स है। व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक जब हम किसी को फीडबैक देते हैं, ओके, किसी बारे में, तो फीडबैक जो है वो एक रिसीवर का बेसिक रिस्पॉन्स है टू द इंटरप्रेटेड मैसेज। सिंपल। इन द ओपिनियन ऑफ बोवी एंड अदर्स, फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर दैट इन्फॉर्म्स द सेंडर हाउ कम्युनिकेशन इज बीइंग रिसीव्ड इन जनरल। ओके, सो फीडबैक एक रिस्पॉन्स है, एक रिएक्शन है रिसीवर का आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। इससे क्या होता है, जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो समझ जाता है इफेक्टिवली, इवेल्युएट कर पाता है इफेक्टिवनेस को, ठीक है? तो ये इसेंशियल है बहुत ही। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो फीडबैक का होना ज़रूरी है। विदाउट फीडबैक द कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट। कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कम्युनिकेट करने का जब हमें पता ही नहीं चला कि जो मैंने कहना चाहा वो बात आप तक पहुँची या नहीं पहुँची। जिसे मैं अभी ये सपोज मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप तक बात पहुँच रही है मेरी, आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो आप कैसे बताओगे? मुझे कैसे पता चलेगा? आपको चैनल में ऑप्शंस दिए जाते हैं लाइक करने का, राइट? अगर समझ आ रही है तो, नहीं आ रहा है तो क्या डाउट है कमेंट करने का, ठीक है? और सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को प्रेस करने का। तो अब आप ये फीडबैक के थ्रू ही तो पता चलेगा, ठीक है? जो भी आप और चाहते हो, ठीक है ना? तो यही एक ओनली वे है फीडबैक की। जब भी इसलिए कोई वेबिनार होता है फीडबैक का फॉर्म मिला जाता है कि जो हमने बताया वो आपको समझ आया नहीं आया। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं और टॉपिक का भी हमारा नाम है कम्युनिकेशन के लेवल्स, ठीक है? अभी इस वीडियो में मैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन कोई कवर करती हूँ, 6 हो जाएंगे यहाँ तक, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन एकदम ठंडे दिमाग से समझते हैं। पहला लेवल है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो ह्यूमंस हैं वो नॉन ह्यूमन एंटिटीज के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि पेट्स के साथ। ओके, पेट्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ। और इसमें हम लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं नॉन ह्यूमंस एंटिटी के साथ। साइन लैंग्वेज होता है, हम इंटरप्ट करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, लाइक वैगिंग ऑफ द टेल। जब डॉग जो है अपनी टेल को हिलाता है, वैग करता है, हमें समझ में आ जाता है कि हाँ वो हमसे कुछ चाहता है, या फिर द डॉग इज़ हैप्पी एंड want something to eat, right? Then interpersonal communication, it happens between ourselves। हम humans के बीच में ही होती है ये, जिससे डाउट और confusion क्लियर हो सके, और इसमें सैडनेस और एंगर दोनों हो सकते हैं। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम अपनी डिस्कशंस को जो है फॉर्मुलेट करते हैं, और मोर ओवर इसमें क्या होता है, मोर ओवर at all the moments our brain is communicating with the different parts of our body and sending the signals for it to operate in a particular way। extrapersonal हो गया, intrapersonal हो गया, फिर interpersonal। भी इंटरपर्सनल क्या हुआ, अदर ह्यूमन बींग्स के साथ। ठीक है, हम एक सामाजिक सोसाइटी में रहते हैं, तो अदर ह्यूमन बींग्स के साथ वो इंटर हुआ। इंट्रा आवर सेल्स में, जिसमें हमारी बॉडी हमें सिग्नल भेजती है। और इंटरपर्सनल मतलब हम एक सामाजिक सोसाइटी में रहते हैं। आइडियल तो कोई रहता नहीं है अकेला आइसोलेशन में, तो हम अपने फेलो बींग्स के साथ, ये ज़रूरी है, हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे। हम अपनी बात किसी पे रखेंगे ही नहीं, तो दैट्स इम्पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो रीजंस क्या हैं, पर्सनल हो गया, एजुकेशनल हो गया, इमोशंस हो गए, फाइनेंशियल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, कल्चरल हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी यही है, वो बातचीत नहीं करेगी तो वो सरवाइव कैसे करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उसके लिए भी हमने फर्दर वो लिए हैं, डिवीजन करा है, इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, एंड पर्सनल। सारी कम्युनिकेशन करनी है, और वो जो है वो प्रोफेशनली नहीं होती। फिर मास कम्युनिकेशन, ऑडियंस है, बहुत सारे ऑडियंस हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल के थ्रू, बुक के थ्रू, ऑडियो विजुअल मीडियम्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, ये क्या है, मास कम्युनिकेशन ही है। थिएटर, राइट, सिनेमा, एसएमएस, मेल्स, ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन नहीं है तो और क्या है। तो आई होप गाइस ये क्लियर हो गई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।